चाहे आंधी आए तूफान आए, कुछ भी जीवन में बदलाव हो, पर मुझे डॉक्टर की जो पदवी है उसको अटेन करना है। तो आप इस कंडीशन में अगर हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर वो जुनून है, वो क्लैरिटी है कि यस मुझको ये चीज कर दिखानी है। अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो भाई, तो तुम्हारे को पहले प्री बोर्ड देने पड़ेंगे, फिर मॉक टेस्ट बीच में तो आते ही रहते हैं, बोर्ड एग्जाम का खतरा मंडराएगा। आधे लोग यहीं तक ध्वस्त हो जाएंगे कि बस बोर्ड का एग्जाम देते हैं, अगली साल के बाद देखेंगे। ऐसा स्मार्ट वर्क करने में कोई बुराई भी नहीं है। आप बिल्कुल अपने एंड से ये किया करें कि जिस चीज को याद करने के लिए आप कुछ सिंप्लीफिकेशन करें तो वो आपकी आगे लर्निंग में हेल्प करेगी, एक्टिवली चीजों को याद करवाने में हेल्प करेगी। ये कुछ इंडिकेटर अपने सेल्फ एनालिसिस से आप निकाल सकते हो कि यार मेरे मार्क्स जो है पहले कितने थे अब कितने हैं। इस एनालिसिस को आप ज्यादा सटीक तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर की मदद से कर पाओगे। हेलो हेलो हेलो, तो यार नई एनर्जी के साथ में वापस से आप आई नो अपने नए काम पर जुट गए हो, एंड दैट इज नीट 2026 का एग्जाम। तो यार एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आपने दिमाग में सोचा है कि आपको फिर से स्टार्ट करनी है, तो इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। वो प्रोटोकॉल्स या कुछ बातचीत हम करने के लिए आ जाए हैं। तो बेसिकली पूरा कंप्लीट रोड मैप एक बार देख लेते हैं। नीट 2026 का जो एग्जाम हमको देना है, तो ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो बायोलॉजी के लिए हमको स्पेशली ध्यान में रखनी है कि हम नीट 2026 के एग्जाम में बायो के पार्ट में एटलीस्ट, या जनरल भी अगर बात करूं तो कुछ दिक्कतें जो आती हैं उनको हम फेस ना करें। ठीक है, उनको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यार अभी आप एक स्टार्ट पॉइंट पर खड़े हुए हैं, उस पॉइंट पर आपको जाना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस साल का पेपर दिया होगा और बहुत हताश होंगे, बहुत निराश होंगे कि इस बार हमारा एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, फिजिक्स ने खराब कर दिया, या बहुत सारे और थॉट भी हो सकते हैं कि तबीयत ने साथ नहीं दिया, या फिर उसके अलावा आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगा, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। तो यार आपको पहले पहले बहुत ज्यादा जरूरत है इस वीडियो को आगे आप तभी देखें जब आप इन दो कैटेगरी में से, मेरा मानना है जब आप इन दो कैटेगरी में से आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं मतलब आपके अंदर में क्लैरिटी जो है चीजों को लेकर के अगर वो है, तो अभी आप इस वीडियो को आगे देखना, अदरवाइज आप इस वीडियो को पूरा ना ही देखें। क्योंकि बेटा क्या प्रॉब्लम क्या है ना कि आप नीट 2026 का एग्जाम देंगे या नहीं देंगे, तो हो सकता है आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा हो कि एक अटेम्प्ट देना बनता है। आप क्लास 11th में है तो शायद आप उसके आगे की प्रिपरेशन वाला काम जो है करेंगे ही करेंगे, अब 27 वाला पेपर देंगे। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल ड्रॉप ले चुके हैं, 3 साल ड्रॉप ले चुके हैं, शायद 5 साल भी ड्रॉप ले चुके हैं। तो इट्स हाई टाइम, ये स्पेशली बात हमारे ड्रॉपर लोगों के लिए जो भी हमारे ड्रॉपर लोग हैं उनके लिए, कि आप पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर के आओ। आप जो ये काम करने जा रहे हो, आप जो ये नीट का एग्जाम के लिए दोबारा से बैठ रहे हो, आपको ये क्यों करना है आखिरकार। तो अगर तुम्हारे दिमाग में इस चीज को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है कि शायद हो जाएगा, शायद नहीं होगा, मैं दोबारा मेहनत कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, रिजल्ट क्या होगा, बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही है, तो आप शायद अभी ये डिसीजन ढंग से नहीं ले पाएंगे। तो पहला टास्क सभी ये करेंगे कि अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर के आओ, वाई नीट करना क्यों है भाई तुमको। तो जब तुम दिमाग में इस कंडीशन में हो कि एक क्लैरिटी है कि हम मुझे करना है, हाँ मैंने सोच लिया है, मुझे मेरी फैमिली कंडीशंस को ऊपर उठाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे आंधी आए तूफान आए, कुछ भी जीवन में बदलाव हो, पर मुझे डॉक्टर की जो पदवी है उसको अटेन करना है। तो आप इस कंडीशन में अगर हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर वो जुनून है, वो क्लैरिटी है कि यस मुझको ये चीज कर दिखानी है। तो यार अभी शुरुआत के इस पॉइंट पर हैं, एंड तक हमको यहाँ जाना है। बीच का रास्ता बहुत स्मूथ नहीं होता है, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर आती हैं। तो क्योंकि वो दिक्कतें साल दर साल बच्चों की ऑलमोस्ट सेम होती हैं और एज अ टीचर हम उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, तो यार वही कुछ कॉमन चीज़ें मैं आपके पास लेकर आई हूँ कि क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे उसको ट्रैक करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, पर अगर तुम मान लो तो जीवन बदल जाएगा, सुधर जाएगा। पर वही तो प्रॉब्लम है कि तुम लोग आधी बातें सुनते ही नहीं। जैसे कि पहली चीज जो आपको फोकस करनी होती है दैट इज अपने सिलेबस को समझने के लिए। तो आप पहले अपने सिलेबस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेट करो। अपने एनटीए भाई साहब आपको कुछ सिलेबस देते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालें। अभी नहीं दिया है, कुछ समय बाद आ जाएगा, आप उसका बाकायदा प्रिंट आउट निकाल करके देखें वो क्या सवालात पूछने वाला है आपसे। क्या वो आपको सिलेबस में चीजें लिख करके बताया है कि ये पार्ट इंक्लूडेड है, ये पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। थोड़ा सा स्मार्टली चीजों को करना सीखो। दूसरा, आपकी एनसीईआरटी यार महाग्रंथ है हमारे लिए, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। कुछ लोगों के सवाल होंगे कि कितनी किताबें इकट्ठी करनी है, तो एनसीईआरटी कर ले।
मॉड्यूल मिल रहे हैं तुमको, तुम क्लासेस में बैचेस को ज्वाइन कर रहे हो, मॉड्यूल मिल रहे हैं तुमको, वो कर लो साथ में PYQs करेंगे। उसके अलावा कोई और बुक तुमको थियोरी के लिए नहीं लेनी होती है। तो NCERT इज द ओनली बुक, इट इज द ओनली बुक जो आपको रेफर करनी होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कुछ बच्चे कहते हैं मैम सर आप क्लास में एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो, या फिर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, गूगल ने इतनी सारी चीजें हमको बताई, ये आपने क्यों नहीं बताई है हमको, ये क्यों जरूरी नहीं है हमारे लिए। तो आप एक्स्ट्रा करेंगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, पर कहां से और कितना एक्स्ट्रा करना है वो आपने अपने टीचर को पूरा पूरा फॉलो करना है। तो यार ब्लाइंडली अपने टीचर को प्लीज फॉलो करो, बिकॉज वी एज अ टीचर हमें पता होता है कौन सी चीजें ट्रेंड में चली आ रही हैं, या फिर पुराने किसी साल में कभी पूछी गई है तो हम आपको वो पार्ट जरूर कवर कराते हैं। ठीक है, तो टीचर आपको जितना एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, जितनी एक्स्ट्रा बातें कराती हैं वो फॉलो कर लो, वो फॉलो कर लो। यहाँ वहाँ की किताब और या फिर सर्च इंजन को, गूगल को या सर्च इंजन को जाकर के ट्रेस मत करो, वो पूरा समंदर है, आपको समंदर में गोते नहीं खाने हैं, तुमको बस एक छोटा सा नीट का एग्जाम क्लियर करना है। तो आप NTA के सिलेबस पर पूरा पूरा रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जितनी बातें वो वहां बोल रहे हैं वो तो करनी ही है, NCERT में जो भी बोला गया वो करना ही करना है, और साथ में एक्स्ट्रा जो आपके टीचर बता रहे हैं बस उतना करना। यहाँ वहां की फालतू सर्च इंजन को खोल करके मत बैठना, तुम खुद भी कंफ्यूज होगे और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो घटेगी वो सो अलग। तो पहला टास्क भाई, तुझे सिलेबस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तुझे लास्ट तक जब तेरी प्रिपरेशन पूरी हो जाए तो सिलेबस तुझे पूरी अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या बताया गया है, क्या वो बेसिक चीजें हैं। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पहले लेकर के आओ, और जब तुम्हें सिलेबस के बारे में एक जानकारी बेसिक मिल चुकी है तो अब बनाओ अपनी प्लानिंग। इस मई 2025, अभी मई चल रहा है, और आगे मई 2026 आते आते पूरा एक साल है। तुम बोलोगे मैम एक साल है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, पर इस बीच रास्ते में अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो भाई, तो तुम्हारे को पहले प्री बोर्ड देने पड़ेंगे, फिर मॉक टेस्ट बीच में तो आते ही रहते हैं, बोर्ड एग्जाम का खतरा मंडराएगा, आधे लोग यहीं तक ध्वस्त हो जाएंगे कि बस बोर्ड का एग्जाम देते हैं, अगली साल के बाद देखेंगे नीट का एग्जाम। तो ये रास्ता इतना आसान नहीं होता, आधे लोग यहीं पे गिव अप करके भाग जाते हैं, होता ही नहीं है, अब कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। जो लोग ड्रॉपर्स हैं उनको ये मुश्किलें फेस नहीं करनी पड़ती हैं, लेकिन उनके इंटरनली ही इतनी अलग प्रॉब्लम चल रही होती है, मेरा तो दूसरा ड्रॉप है, मेरे तो तीसरा ड्रॉप है, लोग मुझे क्या कहेंगे, अब मैं इस बीच में अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो ये तो बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12th वाले बच्चों की प्रॉब्लम है, लेकिन जो अपने ड्रॉपर भाई लोग हैं उनकी तो अलग ही समस्या है भाई। ये ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो पूरा बीच का समय होता है ना, उतना आसान होता नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, उतना इजी स्मूथ होता नहीं है ये रास्ता। पर इस पूरे रास्ते के अंदर में आपको फेस्टिवल्स भी मिलेंगे, आपके कभी कभी अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, फैमिली में कभी कुछ मान लो ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपके मेंटल पीस को हार्म कर रही हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हो उन दिनों पे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि तेरी एक प्लानिंग बेटा होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होनी चाहिए। एक पूरे हफ्ते की प्लानिंग बनाया करो, यानी कि अपनी पूरी प्लानिंग करेंगे आप एक माइक्रो लेवल पर, एक माइक्रो प्लानिंग करके रखोगे कि मुझे पूरे हफ्ते में कितने टॉपिक कवर करके रखने हैं। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि सुबह उठ करके मुझे नहाना है, ब्रश करना है, फिर मैं पढ़ने के लिए बैठूंगा, नहीं, वो प्लानिंग नहीं है। ये प्लानिंग की बात हो रही है कि पूरे हफ्ते का, पूरे दिन का तेरा कुछ तो गोल हो, अपना गोल कुछ सेट करो रोज का। इस गोल सेटिंग की यहां पर बात करी जा रही है। तो आपने अब से रोज का, डेली का एक प्लान बनाना है कि मुझे आज ये टास्क कंप्लीट करने हैं। दूसरा, पूरे हफ्ते का एक होना चाहिए कि पूरे हफ्ते में ये चैप्टर खत्म हो जाए। और तीसरा, जब तुम्हारी छुट्टी होती है जिस दिन, उस दिन का पूरे हफ्ते में जितनी चीजें तुमने करी हैं वो पूरा पार्ट कवर करना है। तो भाई प्लानिंग को आपने बहुत अच्छे से अगर एग्जीक्यूट कर लिया तो आपके सिलेक्शन में जो पूरा रास्ता है, ये जो पूरा रास्ता है, आप अपने अपने बेंचमार्क को पूरा करते जाओगे और डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बशर्ते तुमने जो प्लानिंग करी है, जो तुमने रोज रोज प्लान किया है कि आज मुझे ये टास्क करना है, तुम वो कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग रखना है, बायोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है कि आप पुरानी चीजों को जाकर के रिविजिट करते रहें। अगर वो रिविजिट नहीं कर पा रहा है बेटा तू, तो प्लानिंग ही तेरी खराब है। आगे जाकर के बीच में वही हाल होगा कि अब बस बोर्ड एग्जाम ही दे लेते हैं, नीट का एग्जाम कभी और सोचेंगे, या फिर तू सेल्फ डाउट में ही बीच में खोया रहेगा कि ये करना है नहीं करना है, क्या करें। तो ये वाली चीजों से अवॉइड करने के लिए उसको प्लानिंग करें, डेली प्लानिंग करें, डेली वाइज, डे वाइज, पूरी वीक की प्लानिंग करें, और हो सके तो मंथ की प्लानिंग भी कर लो।
फिर अगर मैं आगे बात करूं, प्लान तुमने कर लिया चीजों को, पर तुम लोग क्या करते हो ना, गधा मजदूरी जिसे बोलते हैं ना, जैसे डंकी काम करता है वैसा, तो वैसा काम अब काम करने से चलेगा नहीं, आपको थोड़ा सा हार्ड के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क करते ही करते हो, साथ में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो, कि जब चीजों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा डायग्राम का इस्तेमाल कर लो। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, पर शायद वो तेरे दिमाग में चिपक जाए। ऑनेस्टली मुझे बता देना, इस पूरी स्लाइड पर कुछ बातचीत लिखी हुई है क्या, जहां यहां पर डायग्राम बनाई तुम्हारी आंखों को अट्रैक्ट कर रहा है ज्यादा? तो जब भी कोई नोट बना रहे हो, जब भी टीचर तुम्हारी क्लास में 1000 बार डायग्राम बना बना के पढ़ाता है, तो तुम भी डायग्राम की मदद से क्यों नहीं पढ़ लेते हो चीजों को? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। लैंग्वेज जो एनसीईआरटी की इतनी बल्क में लिखी हुई है, उस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो डायग्राम की मदद से। और साथ में अपने माइंड मैप बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स के साथ में कहीं पर एक पूरी शीट लेकर उसके अंदर पूरा का पूरा वो मेंशन कर दो कि इस चैप्टर के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, एक ही शीट में लिख दो। फिर आप साथ में 3D मॉडल जो आपके टीचर्स यूज कराते हैं, 3D तरीके से टेक्नोलॉजी है, यूज करो भाई उनका। आपकी क्लास में टीचर्स जब यूज करते हैं, आपकी बुक में QR कोड लगे होते हैं कोनों कोनों में, कभी उनको स्कैन करके देखो। वहां पर 3D मॉडल्स की मदद से चीजों को समझो, रटो नहीं, समझो। और जितना जगह आपको लगता है कि यार ये मुझे याद नहीं हो रहा, तो उसके लिए मेमोनिक्स बना लीजिए। आपको लग रहा है कि इसके लिए कोई ट्रिक बना सकता हूँ, कोई रिलेटेबल ट्रिक बना सकता हूँ, तो बायोलॉजी में ये चीज बहुत ज्यादा काम कारगर होती है, मेमोनिक्स नाम की। तो जब भी कोई चीज याद ना हो, तो उसके लिए मेमोनिक बना लो। और कभी कभी कुछ फ्लो चार्ट भी अपने पास होते हैं, वो भी काम कर जाते हैं बायोलॉजी में। तो स्पेशली बॉटनी में अगर हम देखें, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन जैसे चैप्टर में बेटा कुछ फ्लो चार्ट आपको मिल जाएंगे। आप उनको उसी तरीके से ड्रॉ करके साइड में बना करके रखिए, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो उनको। तो कुछ स्मार्ट वर्क के और भी तरीके हो सकते हैं कि याद करने का तुम्हारा अपना कोई तरीका है कि तुम किसी को पढ़ा करके, इमेजिनरी तुम्हारे पास बच्चा है और तुम टीचर बन जाते हो, किसी को समझा करके वो चीज याद हो जाती है। तो ऐसा स्मार्ट वर्क करने में कोई बुराई भी नहीं है। आप बिल्कुल अपने एंड से ये किया करें कि जिस चीज को याद करने के लिए आप कुछ सिंप्लीफिकेशन करें तो वो आपके आगे लर्निंग में हेल्प करेगी, एक्टिवली चीजों को याद करवाने में हेल्प करेगी। तो एक तो भाई अपने को स्मार्ट वर्क करना है। फिर बात करें, अपने पास ये कहावत तो तुमने सुनी होगी, यार ये कोई नई बात नहीं मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। पर लेकिन प्रैक्टिस करता कौन है तुम में से? तुम थ्योरी पढ़ लेते हो एनसीईआरटी को, तुम गधा मजदूरी की तरह पूरा का पूरा पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी पूरी रीड कर ली, पर उसका एंड रिजल्ट तो तुझे तब पता चलेगा ना जब तूने ये सारे काम करे होंगे। इतने सारे काम नहीं है ये एक ही चीज है, दैट इज टेस्टिंग। तो तुमको PYQs जितने पॉसिबल हो सके वो बनाने हैं, एक अंदाजा लगाने के लिए। बार बार कहती हूँ, PYQs अंदाजा लगाने के लिए होते हैं कि आइडिया लगे किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। पर देखा ना फिजिक्स में, देखा किस तरीके से ट्रेंड पूरा ही पलट दिया। तो बेटा PYQs कभी भी डिट्टो तेरे एग्जाम में नहीं आएंगे मान के चलो। पर लेकिन ये PYQs आपको एक पैटर्न, एक कॉन्सेप्ट दिखाता है कि यार इस पर्टिकुलर जगह से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, तो अपने पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक चैप्टर है, वहां पर एक छोटा सा टॉपिक है पॉलिनेशन नाम का, जिसको बच्चे आसान समझ के इग्नोर करते हैं। लेकिन यहीं से चाहे तुम फैक्ट कह लो, चाहे डिट्टो लाइंस को उठा करके कह लो, बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब पॉलिनेशन टॉपिक तेरे लिए जरूरी है, ना कि वो चंद 4 सवाल जो लास्ट साल में पूछे गए तो उसी को रिपीट कर ले बैठ के। आपको वो टॉपिक पर ध्यान देना है। तो आपने कॉन्सेप्ट से टॉपिक, मतलब क्वेश्चन से सॉरी टॉपिक को ध्यान देना है कि वो टॉपिक मेरे लिए जरूरी है। फिर इसी तरह आपके पास मॉड्यूल और DPP जो आपको मिलते हैं, एक एक बार बनाकर रख के फेंकने के नहीं होते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स उनको बनाओ। फिर साथ ही में मॉक टेस्ट और कुछ रियल टेस्ट जो आखिरी में आपको दिए जाते हैं, वो आप परफॉर्म करें। और खाली टेस्ट करके रख नहीं देना है, आपने इन सभी चीजों की एक बार एनालिसिस जरूर करनी है। और इस एनालिसिस से तुम्हें कुछ सेल्फ एनालिसिस से कुछ ऐसे ग्राफ या फिर अपने पास डाटा रखो कि भाई मैं शुरू में टेस्ट देता था तो मेरे पास 200 से 300 की रेंज चल रही थी, अब मेरे नंबर बढ़ रहे हैं या कांस्टेंट हो गए। तो कई बार होगा कि तेरे नंबर 300 आ रहे थे, वो 300 ही चले आ रहे हैं, तो आपके मार्क्स हो गए कांस्टेंट। अब आप सबसे खतरनाक सिचुएशन में आ चुके हैं, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स बढ़ नहीं रहे, घट नहीं रहे भाई, तुम जो कर रहे हो एक ही तरीके से कर रहे हो। इट्स टाइम टू चेंज नहीं करोगे, यही मार्क्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तेरे नीट के पेपर में। आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक गुड इंडिकेटर है।
अच्छी बात है, मार्क्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पर बढ़ रहे हैं, ग्राफ इस तरीके से जा रहा है आपका। और अगर ये कंडीशन है, ये ज्यादा खतरनाक है, पर ये भी कोई कम खतरनाक कंडीशन नहीं है। आपका स्कोर जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो नंबर हैं, पहले शायद ज्यादा आया करते थे, बट अभी वो मार्क्स एकदम घटते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत घटते जा रहे हैं आपके मार्क्स। तो ये भी कोई एक ठीक चीज तो नहीं यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, कि आपके इनिशियल लेवल पर कुछ स्कोर थे वो कुछ अलग आ रहे थे और अभी कुछ स्कोर अलग आ रहे हैं, पर नंबर डेफिनेटली आपका घटता जा रहा है। तो ये कुछ इंडिकेटर अपने सेल्फ एनालिसिस से आप निकाल सकते हो कि यार मेरे मार्क्स जो है पहले कितने थे, अब कितने हैं। इस एनालिसिस को आप ज्यादा सटीक तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर की मदद से कर पाओगे कि मेरे क्वेश्चन पेपर में कौन से तरीके के सवाल हैं जो मैं गलत करता हूँ। तो बायोलॉजी में स्पेशली आपको एनालिसिस के ऊपर ध्यान देना है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट सीख लिया तुमने, कॉन्सेप्ट सीख लिया पर उसको आगे की तरफ इंप्लीमेंट करना ही नहीं आया, उसको कैसे यूटिलाइज करना है अपने बेनिफिट के लिए वो तुम्हें आया ही नहीं, तो इस पूरी प्रोसेस का कोई फायदा नहीं होगा। तो यस, आपको पूरा का पूरा रोड मैप जो भी मैंने यहाँ पर बताया है उसमें कुछ की चीजें हैं जो आपको याद करनी है बहुत सिंपल, जो आपको आगे तक के लिए याद रखनी है। अपनी प्लानिंग बेहतरीन करो, ठीक है, जब भी पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिस जरूर करो। एनसीईआरटी को मेन सोर्स रखो, अपने सिलेबस से पूरा गो थ्रू अपडेटेड रहो कि क्या हमारा सिलेबस है अभी। और लास्टली जब भी पेपर दे देते हो तो उसकी कुछ प्लानिंग करके रखो। पर इन सब से अलग अगर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, 100 थॉट्स और साथ में फ्लोट कर रहे हैं, तो इस पूरी जर्नी का जो है कोई फायदा नहीं रहेगा। और जर्नी को थोड़ा सा इंजॉय करते हुए चलो, ठीक है, थोड़ा सा खुशी के साथ, ठीक है, फील करो कि हाँ भाई उस जर्नी में मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ नया मेरे साथ हो रहा है, मैं सीख रहा हूँ। तो आगे सीखने की अगर हैबिट रखते चलोगे तो बिल्कुल आप नीट का एग्जाम छोड़ो, आप किसी भी एक डोमेन में कदम रखोगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे, आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। पर तुम अगर यही बात रह करके सोच करके चलते रहोगे कि यार ये एग्जाम मेरा एक बार नहीं हुआ या नहीं हुआ तो क्या होगा, तो एक बार सब अपने दिमाग में, ठीक है, हमारे फाउंडर, ठीक है, अलग सर को एक बार अपने दिमाग में ले आना। यार कितना बड़ा एग्जाम्पल है सर का सच में, कि आप आगे बढ़ रहे हो पर एक कॉलेज ना मिलने की वजह से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती है, ठीक है, या आप उस जगह तक ना पहुंच पाओ जहां आप जाना चाहते थे, ठीक है, यहाँ पर एम्स तुम्हारा ड्रीम है पर तुम वहां नहीं पहुंच पाए, ड्रॉपर हैं अगर आप, या फिर कुछ भी वजह से, लेकिन जो तुम्हारे पीछे की मेहनत थी ना, जो यहाँ पे एफर्ट तुम लगाओगे वो डेफिनेटली में आगे काउंट होने वाले हैं। तो उसको कोई भी वेस्टेज में काउंट ना करो, कुछ डेफिनेटली आप इस पूरी जर्नी में सीखोगे। तो ये कुछ जो छोटी छोटी मैंने बातें बताई हैं इनको इम्प्लीमेंट करना अपने पूरे के पूरे इस सफर में, ठीक है, आपको बिल्कुल इनसे मदद मिलेगी। ये बच्चे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो करे होते हैं वो होपफुली अब हमारे बच्चे जो नीट 2026 को देने वाले हैं वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी और कुछ सेशंस के साथ में। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही।